अब स्टार्ट करते हैं ब्लड फार्माकोलॉजी। तो पहले देखते हैं एंटी एग्रीगेंट्स। एंटी एग्रीगेंट्स मतलब जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करता है। तो पहले फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एग्रीगेशन। पहले ब्लड वेसल इंजरी होती है, इट रिलीजेस कोलेजन एंड वन विलिब्रियन फैक्टर। इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद प्लेटलेट एडिशन और अल्टीमेटली प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। अब इनकी प्रोसेस कैसी है वो देखते हैं। तो अब पहले तो होता क्या है, ब्लड वेसल इंजरी हुई तो ब्लड वेसल में जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू एराकिनोइड एसिड, और वो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 विद द हेल्प ऑफ COX-2 के COX-1 थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्म हुआ। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्म हुआ वो करवाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट, ब्लड वेसल में एक मॉलिक्यूल होता है विच इज़ ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वो क्या करता है, उसके ऊपर प्लेटलेट आके बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर P2Y12R। और ये फिर एक बार बाइंड हो गया तो उसकी वजह से प्लेटलेट के पास अपना रिसेप्टर होता है Gp2B3A, वो एक्टिवेट हो जाता है। कि फिर से ADP से बाइंड हो जाएगा ये प्लेटलेट रिसेप्टर P2Y12R, उसकी वजह से ये Gp2B3A वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये फिर अल्टीमेटली प्लेटलेट एग्रीगेशंस करवाएंगे। क्लियर। तो एग्रीगेशन उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये Gp2B3A उसका इनिबिटर देंगे, पहला हो गया। दूसरा P2Y12R उसका इनिबिटर देंगे, ये हो गया दूसरा। तीसरा ADP इनिबिटर देंगे, यहाँ सेम ही है ADP इनिबिटर या फिर P2Y12R। और उसके बाद एक और दो हो गए। उसके बाद तीसरा है ये थ्रोम्बोक्सिन A2 इनिबिटर, COX-2 इनिबिटर देंगे, COX-1। होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक इसका इनिबिटर, एक इसका, और एक ये इनिबिटर। ये 3 इनिबिटर्स देंगे जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन वो नहीं होगा, उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर एक और छोटी सी चीज़ है, प्रोटीएस एक्टिवेटेड रिसेप्टर, उसे नाम याद रखना। पहला देखते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करेगा, ये COX-1 को इनिबिट कर देगा। इट ब्लॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज या COX-1 इरिवर्सिबली एंड डिक्रीजेस थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन। डोज फॉर एंटी एग्रीगेंट एक्शन इज लो, 50 to 325 mg OD, कि नॉर्मली 75 mg पर डे डोज होता है एस्पिरिन का फॉर एंटी एग्रीगेंट एक्शन। क्लियर। इट ब्लॉक्स COX-1 इरिवर्सिबली एंड डिक्रीजेस थ्रोम्बोक्सिन A2। इसका यूजेस क्या है, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, MI अनस्टेबल एंजाइना इस्केमिक स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, MI अंजाइना इस्केमिक स्ट्रोक वो सब आ गया। देन एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, देन एप्ला सिंड्रोम एंड कावासाकी डिसीज। क्लियर। तो ये उसके यूजेस है, क्योंकि ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वो याद रखना है बस, प्रोफाइलेक्सिस के लिए एंड ट्रीटमेंट दोनों के लिए। साइड इफेक्ट इज ब्लीडिंग, कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाएगी। इसलिए वी कैन कंटिन्यू द एस्पिरिन बट वी हैव टू स्टॉप क्लोपिडोग्रेल 7 days बिफोर सर्जरी। ये क्लोपिडोग्रेल 7 days बिफोर सर्जरी हमें स्टॉप करना पड़ता है, लेकिन वी कैन कंटिन्यू एस्पिरिन। उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जो फिजियोलॉजी ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन वो होती क्या है, इंजरी, देन ब्लीडिंग स्टार्ट्स, फिर प्लेटलेट एक्यूमुलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी, फिब्रिन डिपॉजिट्स, पहले टेम्पररी प्लग कन्वर्ट हो जाता है इनटू परमानेंट प्लग। उसके बाद एंडोथेलियम जब हील हो जाता है तो क्लॉट इज क्लियर्ड बाय प्लाज्मिन। ये उसकी बेसिक फिजियोलॉजी होगी। एंडोथेलियम जब हील हो जाता है देन क्लॉट इज क्लियर्ड बाय प्लाज्मिन। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है, तो आर्टरी में प्लग जो होता है इट इज़ लार्ज एंड फिब्रिन लेयर इज थिन, कि आर्टरी में प्लग इज लार्ज एंड फिब्रिन लेयर इज थिन, देयरफॉर मोर प्लेटलेट्स आर अक्यूमुलेटेड। तो थ्रोम्बस इन आर्टरी, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी में प्लेटलेट ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। तो थ्रोम्बस इन आर्टरी इज ट्रीटेड बाय एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लाइक एस्पिरिन फॉर MI एंड स्ट्रोक। क्लियर। तो एस्पिरिन, फिर ये क्लोपिडोग्रेल और ये एमसीजिमाब, ये सब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। सो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बस इन आर्टरी, क्लियर, फॉर MI एंड स्ट्रोक। उसके ऑपोजिट वेन में क्या होता है, प्लग इज स्मॉल बट फिब्रिन लेयर इज थिक। सो थ्रोम्बस इन वेन इट इज ट्रीटेड बाय एंटी फिब्रिन ड्रग्स या फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स लाइक वारफरिन इन DVD। ये DVD वेन में होता है और वारफरिन इज अ एंटी फिब्रिन ड्रग या फिब्रिनोलिटिक ड्रग। तो थ्रोम्बस इन वेन इज ट्रीटेड बाय फिब्रिनोलिटिक ड्रग लाइक वारफरिन इन DVD। क्लियर। तो याद रखना है, आर्टरी में एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, वेन्स में फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स। और पहला हमने देख लिया एस्पिरिन विच इज़ अ COX-1 इनिबिटर। उसके बाद दूसरा ADP इनिबिटर या P2Y12R इनिबिटर। क्लियर, याद होगा, मेम्ब्रेन में होता है ADP मॉलिक्यूल। तो इरिवर्सिबल इनिबिटर होता है और कुछ रिवर्सिबल इनिबिटर। इरिवर्सिबल में क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन एंड प्रासुग्रेल। क्लोपिडोग्रेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक्लोपिडिन एंड प्रासुग्रेल। रिवर्सिबल में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, कैंग्रेलोर एंड टिकाग्रेलोर। बस ये 3 याद रखना, प्रासुग्रेल, टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल। अब क्लोपिडोग्रेल जो है इट इज़ अ प्रो ड्रग विच इज़ एक्टिवेटेड बाय CYP2C19। ओके, CYP2C19 उससे एक्टिवेट होता है। अब दूसरा एक ड्रग है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल वो भी CYP2C19 से एक्टिवेट होता है। तो ओमेप्राजोल क्या करता है, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोपिडोग्रेल, क्योंकि ये भी ओमेप्राजोल भी कम्पीट करेगा फॉर एक्टिवेशन।
तो और क्लोपिडोग्रेल भी कम्पीट करेगा फॉर एक्टिवेशन, तो उसमें ओमेप्राजोल जो है वो क्लोपिडोग्रेल की एक्टिवेशन को कम करता है. सो ओमेप्राजोल एंड क्लोपिडोग्रेल दे शुड नेवर बी गिवन टुगेदर. ओमेप्राजोल इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2 C19, so it competitively inhibits activation of clopidogrel, thereby decreasing the effect of clopidogrel. Clear? Clopidogrel and omeprazole. Uses oral route में oral route से ही देते हैं. It is used in secondary prophylaxis for MI, unstable angina and stroke. Again similar with aspirin. Can be combined with aspirin for patient with stent. तो stent में aspirin and clopidogrel दोनों combine कर सकते हैं. It is used in treatment of acute coronary syndrome. Treatment में clopidogrel ज़्यादा यूज़ होता है compared to aspirin. Prophylaxis में aspirin ज़्यादा यूज़ होता है. Ticlodipine the most toxic, not preferred. Side effect, ये सारे साइड इफेक्ट है. It is used only in the resistant. Prasugrel is most potent and fastest acting. साइड इफेक्ट इसका ये है, increased risk of intracranial bleeding. So it is contraindicated with patient with history of cerebrovascular disease like stroke and TIA. कि Prasugrel most potent and fastest acting. कि cerebral CNS complication याद रखनी. Intracranial bleed is a side effect. Increased risk of intracranial bleed. Use इसका percutaneous intervention in STEMI. Percutaneous intervention. इसी तरह से कैंग्रेलोर, टिकाग्रेलोर, ये सब भी दे आर यूज्ड इन PCI, इन MI, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. सिमिलर याद रखना है प्रासुग्रेल एंड क्लोपिडाग्रेल. उसके बाद एक था प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर, तो उसका इनहिबिटर, तो उसका नाम है वोरापाक्सार, बस नाम याद रखना. अगेन यूजेस सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस ऑफ MI, अनस्टेबल एंजाइना. कैन बी यूज्ड अलोन और अलोंग विद एस्पिरिन और क्लोपिडाग्रेल. उसके बाद लास्ट आया ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स व्हिच इज एप्सिजिमाब. एक्शन इज इट ब्लॉक्स GP2B3A रिसेप्टर. इट इज़ गिवन इंट्रावीनसली और वाया इंट्रा कोरोनरी रूट. ओके, इंट्रावीनसली देते हैं. बाकी पहले जो थे वो ओरल रूट में दे सकते हैं, लेकिन ये इंट्रावीनसली. इट इज़ लॉन्गेस्ट एक्टिंग. यूज्ड इन PCI, इन MI एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. क्लियर? तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स. उसके बाद हीमेटोपोइटिक एजेंट्स जो RBC सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं. तो एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग्स लाइक डार्बेपोइटिन. डार्बेपोइटिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक रीनल फेलियर, डायलिसिस. Zidovudine anti-cancer drug, premature infant. Okay, darbepoetin, erythropoietin analog. Side effect is iron deficiency, hypertension, pure red cell aplasia, flu-like symptoms. तो उसके बाद erythropoietin receptor agonist used in anemia of chronic renal failure. The drugs acting on thrombopoiesis, मतलब platelet synthesis increase करेगा. Romiplostim uses in immune thrombocytopenic purpura. याद रखना है romiplostim, immune thrombocytopenic purpura. Side effect is portal vein thrombosis and acute myeloid leukemia. क्लियर? तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग या एंटी एग्रीगेंट ड्रग्स. COX-1 इनहिबिटर एस्पिरिन, P2 वाइटल इनहिबिटर्स, उसमें इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल में मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल. फिर पार इनहिबिटर वोरापाक्सार, जन GP2B3A इनहिबिटर एप्सिजिमाब. क्लियर? उसके बाद देखते हैं एंटीकोएगुलेंट्स एंड फिब्रिनोलिटिक्स. एंटीकोएगुलेशन मतलब ये कोएगुलेशन पाथवे उसको इनहिबिट करेगा. कि पहले तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, उसके बाद कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पे फिब्रिन क्लॉट फॉर्म होता है, परमानेंट क्लॉट. तो एंटी कोएगुलेंट्स ये कोएगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करता है. फिब्रिनोलिटिक जो फिब्रिन क्लॉट फॉर्म हो गया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो उन दोनों के बारे में देखते हैं. तो पहले कोएगुलेशन वर्सेस एंटी कोएगुलेशन. तो अल्टीमेटली दो पाथवे होता है हमारे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. अल्टीमेटली फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है. कि अल्टीमेटली फैक्टर 10A एक्टिवेट होता है. 10A क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है. प्रोथ्रोम्बिन इज फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन में, फैक्टर 2A. थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है. क्लियर? तो ये बेसिक कोएगुलेशन याद रखनी है. अल्टीमेटली 10 फैक्टर 10A वो फॉर्म होगा, वो फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फिर परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन होगा. अब साइड बाय साइड ये एंटी कोएगुलेशन प्रोसेस भी चल रही होती है. क्लॉट फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए एंटी कोएगुलेशन प्रोसेस भी चल रही होती है. तो एंटी कोएगुलेंट्स आर प्रोटीन C एंड प्रोटीन S एंड एंटी थ्रोम्बिन 3 विच इज नोन एज प्रोटीएस. प्रोटीन C एंड प्रोटीन S एंड एंटी थ्रोम्बिन 3 या प्रोटीएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दे ब्रेक डाउन थ्रोम्बिन 10A, 9A, 12A एट्सेट्रा. तो ये दो याद रखना है. अब फॉर एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट हम क्या करेंगे? एक तो फैक्टर 10A उसको इनहिबिट करेंगे विच इज डायरेक्ट ओरल 10A इनहिबिटर्स, देन डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स एंड देन सम इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स वो एंटी कोएगुलेशन कैसे करेंगे? बाय एक्टिवेटिंग एंटी थ्रोम्बिन 3. इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये फिर कोएगुलेशन को इनहिबिट करेगा. क्लियर? सो ओरल 10A इनहिबिटर्स, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स एंड इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स विच एक्ट्स बाय एक्टिवेटिंग एंटी थ्रोम्बिन 3, स्टिमुलेटिंग एंटी थ्रोम्बिन 3. तो अब एक एक करके देखते हैं. डायरेक्टली एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स. तो उसमें पहला है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. ओके, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ओरल एंड इंट्राविनस. ओरल में है डेबिगाट्राम. इंट्राविनस में लेपिरुडिन, डेसिरुडिन, बिवालिरुडिन एंड
अर्गाट्रोपेन, ओके, अर्गाट्रोपेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्गाट्रोपेन, डेबिगेट्रेन, अर्गाट्रोपेन, ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। फिर ओरल 10A इनहिबिटर्स, एपिक्साबेन, इडोक्साबेन एंड रिवारोक्साबेन, रिवारोक्साबेन, एडोक्साबेन एंड एपिक्साबेन। अब ये जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन एंड और 10A इनहिबिटर्स, दे आर नोन एज नोवेल ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, नोवेल ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, मतलब ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहे हैं, 10A को इनहिबिट करते हैं, क्लियर, नोन एज नोवेल ओरल एंटीकोएगुलेंट। और इनमें कोएगुलेशन मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कि नोवेल ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में कोएगुलेशन मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यूजेस ऑफ दिस डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, इट इज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीवीटी। एंटी प्लेटलेट्स वाले थे वो सारे MI, स्ट्रोक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसमें यूज़ होते हैं, लेकिन अब ये सब यूज़ होंगे डीवीटी में, प्रोफाइलैक्सिस फॉर डीवीटी, ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइसेस लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ये प्रोफाइलैक्सिस में प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीवीटी, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये ओरल एंटीकोएगुलेंट, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोस इन नॉन वाल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इसका मतलब जिनमें मैकेनिकल वाल्व इन्वॉल्व नहीं है, इसमें प्रोफाइलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोसिस ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स यूज होता है। एक्सेप्शंस वेयर वारफारिन इज प्रिफर्ड इज रीनल फेलियर, बस वही याद रखें, रीनल फेलियर। फिर वारफारिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोसिस इन एट्रियल फिब्रिलेशन विथ मैकेनिकल वाल्व, कि नॉन वाल्वुलर में ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, मैकेनिकल वाल्व उसमें वारफारिन। साइड इफेक्ट्स सबका होगा ब्लीडिंग एंड एंटीडोट्स ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, तो वो है इडारुसीजुमाब, ओरल 10A इनहिबिटर्स का ऐड है, ये जो भी हो। फिर उसके बाद पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, हम देखें लेपिरुडिन, डेसिरुडिन, आर्गोट्रोबेन, ये सब पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है। डेसिरुडिन इट इज इन सबक्यूटेनियस रूट फॉर डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस। देन आर्गोट्रोबेन IV रूट में देते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर PCI इन MI। यूजेस इन सबका होता है हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मॉनिटरिंग ऑफ APDT इज मस्ट। फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स पेरेंटल रूट में जब हम देते हैं, देन मॉनिटरिंग ऑफ APDT इज मस्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज रीनल फेलियर। उसके बाद इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, उसमें एक हिपेरिन आता है, ये हिपेरिन के भी 3 टाइप है, अनफ्रैक्शनड हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड फोंडा पेरिनुक्स। अब अनफ्रैक्शनड हिपेरिन जो है, इट इज़ अ चेन ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन मतलब ये जो लंबी पॉलीसैकेराइड चेन है उसको डीपॉलीमराइजेशन कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, सो इट इज़ लो मोलिकुलर वेट। फोंडा पेरिनुक्स इट इज़ ओनली एक्टिव पेंटासैकेराइड्स, कि सिर्फ एक सेगमेंट होता है फोंडा पेरिनुक्स, क्लियर, तो इनका स्ट्रक्चर क्लियर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अनफ्रैक्शनड हिपेरिन, इसकी एक्शन क्या है, इट एक्टिवेट्स एंटी थ्रोम्बिन 3 या स्टिमुलेट एंटी थ्रोम्बिन 3, पहली एक्शन। दूसरा, इट ऑल्सो इनहिबिट्स फैक्टर 10A, कि फैक्टर 10A एंड थ्रोम्बिन उसको भी इनहिबिट करता है। पहले एंटी थ्रोम्बिन 3 जो एंटीकोएगुलेंट था उसको एक्टिवेट करेगा, देन थ्रोम्बिन विच इज़ फैक्टर 2A एंड फैक्टर 10A उन दोनों को भी इनहिबिट करेगा, क्लियर, तो ये उसकी मैकेनिज्म है अनफ्रैक्शनड हिपेरिन। तो इनडायरेक्ट इनहिबिटर है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। कितनी सारी एक्शंस क्यों है, बिकॉज इट हैज़ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ड्रॉबैक इसका ये है कि इट कैन बी गिवन ओनली इन सबक्यूटेनियस रूट फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ट्रीटमेंट के लिए हमें कंपलसरी IV रूट में देना पड़ेगा इसको, क्योंकि इट हैज़ लो बायो अवेलेबिलिटी है, इसलिए प्रोफाइलैक्सिस तो सबक्यूटेनियस रूट से हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रीटमेंट करनी हो कोई भी डिसीज़ की, देन कंपलसरी IV रूट में देना पड़ेगा। IV रूट इज़ नीडेड फॉर ट्रीटमेंट। सो इट इज शॉर्ट एक्टिंग सबक्यूटेनियस डोज फॉर प्रोफाइलैक्सिस, IV डोज फॉर ट्रीटमेंट एंड कंपलसरी मॉनिटरिंग ऑफ APDT। दिस ड्रग ऑफ चॉइस इन रीनल फेलियर, बाकी ये दो रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्लियर। सो इसकी लो बायो अवेलेबिलिटी होती है, इसकी हाई, और इसकी सबसे हाईएस्ट सबक्यूटेनियस रूट फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड IV रूट फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, एंड एग्जाम्पल इज एनोक्सापेरिन एंड टिंजापेरिन। It has short chain of heteropolysaccharide compared to unfractioned heparin. Mechanism of action is similar. फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है कंपेयर टू थ्रोम्बिन, कि फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। ये एंटी थ्रोम्बिन को स्टिमुलेट भी कर रहा था, 10A को एंड 2A को इनहिबिट भी कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ 10A को इनहिबिट करता है, तो एक्शन कम हो गई। इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, सो इसकी वजह से सबक्यूटेनियस रूट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन किडनी, सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड रीनल फेलियर। सो ये एक तो लॉन्ग एक्टिंग है, सबक्यूटेनियस डोज फॉर ट्रीटमेंट इन प्रोफाइलैक्सिस, नो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, तो ये लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। उसके बाद फोंडा पेरिनुक्स विच ब्रेक्स डाउन फैक्टर 10A ओनली,
ये 10A and 2A दोनों को इनिबिट कर रहा था, लेकिन 10A को ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ 10A को ही इनिबिट करता है। क्लियर? इट हैज़ मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, सबक्यूटेनियस रूट यूज्ड फॉर बोथ प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट, एक्सक्रीटेड बाय किडनी, सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, लॉन्ग एक्टिंग, सबक्यूटेनियस डोज, नो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये थोड़ा अलग है। यार ये शॉर्ट एक्टिंग हाई रूट देना पड़ेगा, ये दोनों सबक्यूटेनियस में चल जाएंगे। ये रीनल फेलियर में यूज़ हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। अब एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इट इज़ प्रोटेमिन, के प्रोटेमाइन सल्फेट। अनफ्रैक्शन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लो मोलिकुलर वेट के लिए थोड़ा सा लेस इफेक्टिव, एंड फोंडापेरिनॉक्स के लिए नॉट इफेक्टिव, लेकिन याद रखना है प्रोटेमाइन। अब साइड इफेक्ट ये है कि जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड चेन होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है, तो ये इनिबिट हो जाएगा, तो इट विल इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो उसका क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से, वीनस में ज़्यादा होता है एंड फीमेल्स में ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्लेटलेट यूज हो जाएंगे तो इट विल कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड ये हिपेरिन की वजह से होता है, इसलिए हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मोस्टली सीन इन अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन यूज। क्लियर? ये इसका साइड इफेक्ट। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ट्रीटमेंट बाय एंटीकोएगुलेंट्स, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, ड्रग ऑफ चॉइसेस अर्गेट्रोबैन, फोंडापेरोनिक्स, अर्गेट्रोबैन जिस डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स एंड फोंडापेरोनिक्स दोनों देंगे हम मिनिमम 4 वीक्स के लिए। उसके बाद प्लेटलेट मोर देन 1.5 लाख हो जाए, देन स्टार्ट वारफेरिन और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। क्लियर? उसके बाद यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, हिपेरिन का भी यूज़ करेंगे। तो अनफ्रैक्शनेटेड यूज्ड इन कैथेटर इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस एंड एंटीकोएगुलेशन विद कॉन्करेंट थ्रोम्बोलिसिस, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है LMWH। इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस इन DVT, STEMI, एंस्टमी, अनस्टेबल एंजाइना, थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए फिब्रिनोलिटिक्स, लेकिन स्मॉल एम्बोलिज्म के लिए लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, एंड कैंसर इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस के अगेन DVT, थ्रोम्बोसिस इन DVT, STEMI, एंस्टमी, अनस्टेबल एंजाइना, थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक, स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कैंसर इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस। उसके बाद साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। साइड इफेक्ट्स ए हॉट एंड टीचर, साइड इफेक्ट है एलोपीसिया, हेमरेज, हाइपरकलीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस, जो हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंडोकार्डाइटिस, अल्कोहलिक्स, सिरोसिस, हाइपरटेंशन, आई, रीनल फेलियर। क्लियर? तो ये साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ये पूरा हिपेरिन के बारे में। लास्ट स्टेप वारफेरिन। वारफेरिन क्या करेगा, विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज उसको इनिबिट करेगा। अब विटामिन के जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ या एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर्स, कोएगुलेंट फैक्टर्स। तो विटामिन के इनएक्टिवेटेड होता है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज, इस एंजाइम को इनिबिट करता है वारफेरिन। तो विटामिन के एक्टिवेट नहीं होगा तो ये फैक्टर्स वो भी एक्टिवेट नहीं होंगे। सो वारफेरिन इज अ विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज इनिबिटर, देयरफॉर डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10। और इसके लिए मिनिमम 5 डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम 5 डेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट्स। तो पहले 5 दिन में देयर इज रैपिड डिक्लाइन इन प्रोटीन CNS, प्रोटीन CNS उसको भी एक्टिवेट करता है, उसका भी फॉर्मेशन करता है। तो वारफेरिन नहीं होगा, सॉरी विटामिन के नहीं होगा, तो फिर ये प्रोटीन CNS विच इज़ एंटीकोएगुलेंट, तो वो भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली थ्रोम्बोसिस फॉर्म होगा। दिस लीड्स टू वारफेरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस। क्लियर हो गया? प्रोटीन CNS वो एक एंटीकोएगुलेंट है, इसका लेवल कम हो जाएगा तो फिर थ्रोम्बोसिस होगा, दिस इज वारफेरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस। 5 दिन के बाद एंटीकोएगुलेशन एक्शन स्टार्ट होगी। सो एज इट वर्सन्स थ्रोम्बोसिस, वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर यूजेस ऑफ वारफेरिन, प्रोफिलैक्सिस ऑफ DVT, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इज डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। देन ट्रीटमेंट ऑफ DVT के लिए यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव ओनली आफ्टर 5 डेज, कि आफ्टर 5 डेज ही हम वारफेरिन यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट। तो पहले 5 दिन के लिए LMWH देते हैं हिपेरिन, 5 दिन के बाद हम हिपेरिन से शिफ्ट हो जाता है वारफेरिन में। क्लियर? सो ट्रीटमेंट ऑफ DVT के लिए लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन फॉर 5 डेज, उसके बाद वारफेरिन। फिर प्रोफिलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोसिस, वाल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन, मैकेनिकल वाल्व, प्रोफिलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोसिस इन नॉन वाल्वुलर atrial fibrillation. It is the drug of choice for thrombosis in Eppler syndrome and splanchnic vein thrombosis. Side effect bleeding, skin necrosis, worsens HIT, alopecia, bluish discoloration and teratogenicity. ये most important, teratogenicity. It causes nasal hypoplasia, stipple epiphyseal calcification and nasal hypoplasia. तो warfarin is contraindicated in pregnancy. Heparin can be given, लेकिन warfarin is contraindicated. Contraindication pregnancy. Coagulation monitoring. इसमें हमें कोएगुलेशन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल PT या INR रेशियो जो होता है इट इज़ 0.9 to 1.3, 0.9 to 1.3 नॉर्मल होता है। टारगेट ऑन वारफेरिन होना चाहिए बिटवीन 2 to 3। अगर मोर देन 3 to 10 हुआ देन स्टॉप वारफेरिन एंड रीस्टार्ट वंस द INR इज नॉर्मल। मोर देन 10 एंड एसिम्प्टोमेटिक देन स्टॉप वारफेरिन एंड स्टार्ट ओरल विटामिन के। INR ज़्यादा हुआ मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा है, कि INR ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा।
सो INR अगर ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा, इसका मतलब कोएगुलेशन नहीं हो रहा, सो वी हैव टू स्टार्ट ओरल विटामिन के। ये एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स है, ओरल पेरेंटल, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, 10 इनहिबिटर्स, वारफेरिन, पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स एंड इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। अब लास्ट फिब्रिनोलिटिक्स या फिर थ्रोम्बोलिटिक्स। प्लास्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्मिन बाय टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर। ये प्लास्मिन फिर फिब्रिन को ब्रेक करता है। तो हमारा काम क्या होगा, ये TPA को स्टिमुलेट करना ताकि ये प्लास्मिन को एक्टिवेट कर पाए। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेस, इट बाइंड्स टू द प्लास्मिनोजन, एक्सपोजेस TPA बाइंडिंग साइट एंड इंक्रीज प्लास्मिन लेवल इंक्रीज करता है। सो इट ब्रेक्स फिब्रिन बोथ इन क्लॉट एंड प्लाज्मा में भी फिब्रिन फ्लो करता रहता है, तो क्लॉट में उसको भी ब्रेक करता है और प्लाज्मा जो होता है उससे भी ब्रेक करता है। सो इट हैज़ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्लस हाई डोज रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू लाइकली न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस, लेकिन ये नॉर्मल यूज़ नहीं होते। नाउ रिकॉम्बिनेंट TPA आर यूज्ड गिवन बाय IV रूट लाइक अल्टीप्लेस, ड्यूटेप्लेस एंड रेटेप्लेस। अल्टीप्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है टेनेक्टेप्लेस, मोस्ट क्लॉट स्पेसिफिक ड्रग एंड सिंगल डोज इज गिवन, इज द मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग। के टेनेक्टेप्लेस, ये इट ब्रेक्स द फिब्रिन इन द क्लॉट मच मोर देन प्लाज्मा, यूजेस STEMI, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पेरिफेरल थ्रोम्बोसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एन्यूरिज्म कि हम फिब्रिनोलिटिक कब देंगे, जब हमें क्लॉटिंग को इनहिबिट करना हो। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेन ट्यूमर एन्यूरिज्म, एओर्टिक डिसेक्शन, इंटरनल हेमरेज हिस्ट्री इन सब में देंगे तो फिर क्लॉट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, या क्लॉट जो बना होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो ब्लीडिंग इंक्रीज होगी। तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक्स आर ब्रेन ट्यूमर या एन्यूरिज्म, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन। एन्यूरिज्म, एओर्टिक डिसेक्शन, रिसेंट सर्जरी, इंटरनल हेमरेज हिस्ट्री एंड STEMI, दे आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। साइड इफेक्ट इज ब्लीडिंग, इसकी ट्रीटमेंट होगी एंटीफिब्रिनोलिटिक्स। एंटीफिब्रिनोलिटिक्स ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द प्लास्मिन, मतलब प्लास्मिन को इनहिबिट करेगा तो प्लास्मिन फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो 2 एग्जांपल है, EACA, वो तो यूज़ नहीं होता। इंपॉर्टेंट इज ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड ये प्लास्मिन को इनहिबिट करता है, इसका मतलब ये क्लॉट फॉर्मेशन उसको इंक्रीज करता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। मोस्ट प्रिफर्ड एज इट इज़ लेस थ्रोम्बोजेनिक, यूजेस thrombolytics induced bleeding and to prevent procedural bleeding in hemophilia, and other uses GI bleeding, trauma bleed, surgical bleed, menorrhagia, ये सब। इन शॉर्ट ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ये ट्रेनेक्सामिक एसिड। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अपर जेनिटल यूरिनरी ब्लीड एंड हाइपोटेंशन मायोपैथी। बस तो यही था पूरा ब्लड फार्माकोलॉजी के बारे में।